स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को क्लास 11th का दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है परमाणु की संरचना। ठीक है, क्लास 11th का आपको आज अपन को दूसरा चैप्टर पढ़ना है इसका, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? दूसरा है आपका चैप्टर सेकंड। ठीक है, और क्लास कौन सी है आपकी? क्लास 11th। ठीक है, तो इसमें अपन को आज से दूसरा चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि इसमें अपन परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ मुख्य पॉइंट है। तो सबसे पहले अपन यानी कि मुख्य पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं कि इस पाठ में अपन को क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इस पाठ को पढ़ने के अपने क्या क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले अपन को परमाणु की जो रचक कण है, ठीक है ना, परमाणु की संरचना में जो इसके जो रचक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इनकी खोज के बारे में अपन को पढ़ना है कि इनकी खोज कैसे हुई। ठीक है, और इनके जो गुण हैं या जो अभिलक्षण है वो क्या होते हैं, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। इसके बाद फिर पढ़ना है अपन को थॉमसन यानी कि परमाणु मॉडल के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है अपन को? परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ना है, परमाणु मॉडल के बारे में, है ना। तो इसमें कई प्रकार के परमाणु मॉडल दिए गए, जिसमें सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो जे थॉमसन ने दिया था, है ना। तो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद अपन को पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और फिर पढ़ना है अपन को बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो तीनों प्रकार के अपन को परमाणु मॉडल पढ़ने हैं। इसके बाद फिर अपन को पढ़ना है परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल, यानी कि परमाणु की जो क्वांटम यांत्रिकी है उससे संबंधित जो मॉडल है उसके बारे में अपन को पढ़ना है। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल, ठीक है, तो इसके बारे में अपन को पढ़ना है। फिर इसके बाद अपन को पढ़ना है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी अपन को पढ़ना है इसमें। और इसके साथ में अपन को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ना है। ठीक है, साथ में क्या पढ़ना है अपन को? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ना है। इसके बाद फिर अपन को पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, क्या पढ़ना है अपन को? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है अपन को? इसके बाद पढ़ना है अपन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में फिर अपन को पढ़ना है। और साथ में फिर अपन को पढ़ना है परमाणु के स्पेक्ट्रम के अभिलक्षण, जो परमाणु के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है, तो वो उसके बारे में अपन को पढ़ना है। फिर इसके बाद अपन को पढ़ना है डी ब्रोगली संबंध। ठीक है, या डी ब्रोगली समीकरण है, उसके बारे में पढ़ना है। और साथ में पढ़ना है अपन को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, क्या पढ़ना है अपन को? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत अपन को पढ़ना है। इसके बाद फिर अपन को पढ़ना है परमाणु कक्षक के बारे में। ठीक है, परमाणु कक्षक और क्वांटम संख्याएं। ठीक है, परमाणु कक्षक के बारे में पढ़ना है ना। एस, पी, डी, है ना, एफ, ये परमाणु कक्षक होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। और साथ में क्वांटम संख्या, है ना, कि क्वांटम संख्या जो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं उनके बारे में अपन, है ना, विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरने संबंधी, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में किस प्रकार से भरते हैं, है ना, तो उससे संबंधित अपबाऊ सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम, और साथ में हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, क्या पढ़ना अपन को? हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम या उच्चतम बहुलता का नियम भी अपन को पढ़ना है। और फिर लास्ट में अपन को देखना है परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन कैसे लिखती हैं, तो उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में अपन को इतने सारे जो पॉइंट हैं वो अपन को पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है ना। इससे क्या होती है? केमिस्ट्री की नींव होती है इसमें, ठीक है ना।
इसके बाद फिर अपन को जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है और जो परमाणु है, परमाणु के विषय में अपन को पूर्णतः ज्ञान इस पाठ से हो जाएगा। अब अपन क्रम बाई क्रम इसको है ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका इतिहास दिया गया है, ठीक है ना। इससे संबंधित सबसे पहले जो परमाणु है, परमाणु के बारे में है ना महर्षि कणाद ने बताया था। यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो परमाणु है उसके बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। और उसके बाद फिर डॉल्टन आए, ठीक है ना। उसके बाद कौन आए? डॉल्टन, है ना। तो डॉल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य होता है। जो परमाणु है वो क्या है आपका? है ना अविभाज्य, मतलब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये प्रचलन ये है ना बहुत है ना प्रचलन में था बहुत पहले, ठीक है ना, जो डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत की पद्धति पर आधारित था। लेकिन बाद के प्रयोगों, ठीक है, से अपन को पता चला कि जो परमाणु है उसको क्या विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना। जो परमाणु है, परमाणु को अपन विभाजित कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे रचक कण होते हैं, जिसमें मुख्यतः होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये चार्ज है ना। किस कण पे कौन सा चार्ज है ये वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बाद के जो हाँ यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, इसमें अपन ने पढ़ा है कि जो पिछली इकाई है ना, इसके प्रायोगिक परीक्षणों से है ना आरंभ किया था, जो 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ वैज्ञानिकों द्वारा किए गए थे, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद प्रयोग हुए, इससे स्थापित हो गए परमाणु क्या है? छोटे कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं, ठीक है। इसके पहले अपन ये जानते थे कि परमाणु क्या है? विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन बाद के प्रयोगों से, ठीक है ना, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में और जो 20वीं शताब्दी उसके प्रारंभ में है ना अनेक प्रयोग किए गए और उनसे अपन को पता चला कि जो परमाणु है उसको क्या है? अन्य छोटे कणों में है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इससे विभाजित किया जा सकता है। यानी कि जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और ये जो धारणा थी, ये जॉन डाल्टन के जो परमाणु मॉडल है उससे बिल्कुल ही अलग थी, ठीक है। इसमें सबसे पहले अब अपन को पढ़ना है कि जो अपरमाणु कण है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, तो उन कणों की इस परमाणु में खोज कैसे हुई उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले उसमें से जो पार्टिकल जो खोजा गया, ठीक है ना, जो परमाणु है, तो परमाणु में सबसे पहले है ना जिस कण की खोज की गई उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन है। और इससे संबंधित क्या है? जे थॉमसन ने प्रयोग भी किया था, तब जाके उन्होंने क्या है? इलेक्ट्रॉन को खोज निकाला था। तो सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये माइकल फैराडे ने ये बताया था। फैराडे के दो नियम भी प्रचलित हैं, ठीक है ना। और जो माइकल फैराडे के दो नियम है ना, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, है ना। इस नियम को अपन क्लास 12th में पढ़ेंगे, है ना, विद्युत रसायन वाले पाठ में, ठीक है। अभी अपन केवल इतना जान लेते हैं कि जो माइकल फैराडे है ना, इन्होंने ही क्या है? विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की थी, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोड है जो उसमें जो छड़ें डूबी होती हैं उनमें क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ऐसा ये माइकल फैराडे ने बताया था, उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर, जिनके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर है ना, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का क्या होता है? विसर्जन और निक्षेपण होता है, ठीक है। मतलब दोनों क्रियाएं होती हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो एक पे विसर्जन और दूसरे पे क्या होता है? निक्षेपण होता है। इसके बाद उन्होंने कुछ नियम भी बताए थे, है ना, जैसे अपन विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत अपघटन के दो नियम है, प्रथम और द्वितीय नियम, है ना। तो इसके विषय में अपन कक्षा 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो चैप्टर का नाम रहेगा वो रहेगा आपका, है ना, विद्युत रसायन, ठीक है। विद्युत रसायन वाले पाठ में इसको अपन पढ़ेंगे। इसके बाद है सन 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, विशेषकर फैराडे ने, है ना, आंशिक रूप से जो
निर्वातित यानी कि निर्वात नलिकाएं, यानी कि जिनमें वायु भी नहीं होती है ना, जिनमें वायु नहीं होती वो निर्वात नलिकाएं कहलाती हैं, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहा जाता है। ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड किरण नलिकाएं कहते हैं। मैं विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया, है ना, इसमें क्या है, उन्होंने विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया था। ये चित्र में दर्शाया गया, आप देख सकते हैं इसको। जो कैथोड किरण है नलिका कांच की बनी होती है। ठीक है, जो कैथोड किरण नलिका है ये एक तरह से जो ट्यूबलाइट होती है आपकी, ठीक है, ट्यूबलाइट वो क्या है, एक तरह की आपकी नलिका है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार की संरचना होती है ये, जिसमें क्या है विद्युत, है ना, धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ इसी प्रकार की संरचना होती है कैथोड किरण, है ना, नलिका कांच की बनी होती है जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, जो कांच की जो नलिका होती है, ठीक है, तो इसमें आप धातु के टुकड़े ऐसे लगे रहते हैं, इनको अपन इलेक्ट्रोड कहते हैं। सील किए हुए होते हैं यानी कि उसमें बंद होते हैं, और गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब और उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें गैस भरी होती है, जो नली होती है, इस नली में क्या कर देते हैं, गैस भर देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, बैटरी लगा देंगे इसमें, है ना, हाई वोल्ट की बैटरी। ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा अपन प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जो गैस है वो आयनित हो जाती है। ठीक है, तो प्रेक्षित किया कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को, है ना, निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया, निर्वातन द्वारा। ठीक है ना, निर्वात है और उसमें केवल गैसें में क्या किया, उसमें गैसें भर दी। ठीक है, और गैसों के दाब को, है ना, निर्वातन, एक पंप होता है ना, उस पंप के द्वारा इसको, है ना, निर्वात किया गया। मतलब इसमें से जो बाकी जो वायु है ना, उसको क्या है, बाहर निकाला गया। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता लागू की गई, यानी कि उच्च वोल्टता का उसमें वोल्टेज, है ना, प्रवाहित किया गया, तो नलिका में कणों की जो धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया। इनको, है ना, अपन कैथोड किरण अथवा कैथोड किरण या कैथोड किरण कण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, कुछ इस तरीके की नलिका है। ठीक है, यहाँ पे, है ना, ट्यूबलाइट टाइप की बनी हुई है। यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जिसमें उच्च वोल्टेज इसमें प्रवाहित कर सकते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे एक निर्वात पंप लगा दिया ताकि ये निर्वात रहे, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई वायु ना हो। और जब इसमें उच्च वोल्ट तापन प्रवाहित करते हैं, है ना, तो ये कैथोड किरण विसर्जन नलिका बन जाती है। ठीक है ना, जो आपके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, माइनस से प्लस की ओर जाते हैं वो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, जो कि क्या, माइनस से प्लस की ओर जाते हैं। कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह की अतिरिक्त जांच के लिए, है ना, एनोड में छिद्र और एनोड के पीछे नली पर स्फुरदीप्ति पदार्थ, स्फुरदीप्ति का पदार्थ का मतलब होता है जिनसे कण, स्फुरदीप्ति जो पदार्थ होता है, इनसे कण जैसे ही टकराएंगे, है ना, तो वो क्या है ना, ये चमकने लगता है ना। सामान्य तौर पे क्या है, जिंक सल्फाइड होता है, क्या होता है, ZNN, जिंक सल्फाइड होता है। ठीक है, ये स्फुरदीप्ति मतलब ये प्रकाश उत्पन्न करता है, मतलब कि जैसे ही इससे कोई कण टकराएगा तो वो क्या है, प्रदीप्त हो जाता है, मतलब जलने लगता है, जिससे अपन को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसका लेप कर देते हैं इसमें, और जब ये किरणें एनोड के छिद्र में से होकर गुजर कर जिंक सल्फाइड की परत से टकराती हैं तो वहाँ क्या है, एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। ठीक है ना, चमकीला क्या है, चिन्ह बन जाता है, जिससे अपन को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आया। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की यहाँ पे परत लगा देते हैं, है ना, प्रतिदीप्ति लेप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रतिदीप्ति लेप ये लगा दिया है। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ से, इसको और बड़ा करके देख सकते हैं अपन, ये। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आएंगे ये वाले, ठीक है। ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ये स्फुरदीप्ती पदार्थ की एक परत लगी है, तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, इससे टकराएंगे, तो क्या है, ये जल उठती है, मतलब कि ये प्रदीप्त हो जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या है, चमक आ जाती है, ठीक है। तो ये निर्वात पंप है के द्वारा इसमें, है ना, निर्वात कर दिया जाता है इसको, है ना, उच्च वोल्टता की बैटरी के द्वारा इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से चित्र। अब इसके कुछ गुण हैं, इन गुण के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सचित्र एनोड युक्त एक कैथोड किरण विसर्जन नलिका, ये अपन ने देख ली, उसके बारे में भी देख लिया अपन ने क्या होता है। अब इसके कुछ मुख्य पॉइंट हैं। जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती हैं, यानी कि जो आपकी कैथोड किरणें होगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यानी कि माइनस से प्लस की ओर जाती है ये, ठीक है। कहाँ जाती हैं, माइनस से प्लस की ओर जाएगी, यानी कि ये कैथोड से आरंभ होकर के, है ना, एनोड की ओर ये गमन करती हैं। ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती, ये किरणें आपको स्वयं मतलब दिखेंगी नहीं, परंतु यानी कि व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित पदार्थ के पदार्थों, यानी कि जैसे स्फुरदीप्ति या जो प्रतिदीप्ति पदार्थ होते हैं, यदि उसको वहाँ पे लेप कर दिया जाए और जैसे ही इससे ये कण टकराएंगे इस तरीके से, तो वहाँ पे क्या है, स्पॉट बन जाता है इस तरीके का, है ना, कलरफुल क्या है, स्पॉट बन जाता है, जिससे अपन को पता चलता है कि यहाँ पे कोई कण टकराया है, ठीक है। तो इससे अपन इसकी उपस्थिति देख सकते हैं। ये पदार्थ इन किरणों के टकराने से चमकते हैं, है ना, जैसे टेलीविजन चित्र नलिका कैथोड, है ना, नलिका होती है। जो आपका जो टेलीविजन होता है, फिलहाल अब तो अब, है ना, एलसीडी और एलईडी वाले टीवी चलने लगे हैं, एलसीडी और एलईडी वाले। यदि आपने पुराने टीवी देखे हों तो उसमें आपको पिक्चर ट्यूब लगी होती है, यानी कि उसमें कांच का इस तरीके का एक बॉक्स इस तरीके का बना रहता है। यदि आप उसको अंदर से आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की संरचना मिलेगी। यहाँ पे क्या है, एक बल्ब टाइप का यहाँ पे जलता रहता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और वो जा करके यहाँ पे इस तरीके से ऐसे जाते हैं पूरे में, ठीक है। तो ये हो जाती है, इसको बोलते हैं अपन पिक्चर ट्यूब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पिक्चर ट्यूब, आप इसको अपन इसको बोलते हैं। तो जो पुराने टीवी होते हैं उनमें कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था होती है ना, एक तरह की वो क्या होती है ना, विसर्जन नलिका ट्यूब होती है ना। वो यहाँ पे क्या है, चित्र उसके प्रदर्शित होते हैं, यानी कि इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। पहले ये व्यवस्था ब्लैक एंड वाइट भी थी, है ना, ये क्या थी, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि ब्लैक और वाइट पर भी थी, केवल ब्लैक और वाइट पर। लेकिन अब ये काम करने लगे आरजीबी, मतलब इसमें नलिका जो होती है इसमें तीन, आर जी और बी, मतलब कि रेड, है ना, ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर उत्पन्न करती है। वो इन्हीं कलरों से क्या है, अपन को कलर टेलीविजन में जो चित्र हैं वो अपन को दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका जीता जागता उदाहरण, आप पुरानी टीवी में जो आपके पिक्चर ट्यूब होते हैं उसको अपन देख सकते हैं, उसी में, है ना, कैथोड किरण नलिका का उपयोग होता था, है ना। जो टीवी पर्दा है स्फुरदीप्ति प्रतिदीप्ति, है ना, पदार्थ से लेपित होता है ना, जो उसका जो ये होता है, यहाँ से जो अपन चित्र देखते हैं तो इसमें स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेप होता है यहाँ पे, ठीक है। वही क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो वो क्या है, चमकने लगता है ना, जिस पर चित्र आपको प्रतिदीप मतलब चित्र आपको दिखाई देते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें क्या सीधी दिशा में गमन करती हैं। मान के चलिए यदि इसके साथ में कोई, है ना, चुंबकीय क्षेत्र ना हो, मतलब चुंबक ना हो इसके पास में, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। और जैसे ही यहाँ पे इनके पास में कोई चुंबक ला दें अपन, ठीक है, जैसे मान चलो एक किरणें यहाँ पे ये जा रही हैं, ठीक है, इसके पास में यदि अपन कुछ चुंबक ला दें, ठीक है, तो ये क्या हो, ये अपनी दिशा को बदल लेती हैं, ठीक है। ये क्या कर लेती हैं, अपनी दिशा को ये बदल लेंगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और कोई चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर रख दें अपन, ठीक है, या, है ना, जैसा आपने देखा होगा कि जैसे टेलीविज़न है आपका, यदि टेलीविज़न सेट के कहीं आसपास आप चुंबक रख दें, है ना, तो इसका जो कलर होता है आपका वो चेंज हो जाता है।
या कोई साउंड वगैरह इसके पास में रख दें आप, कोई भी चुंबकीय पदार्थ आप अपने टेलीविज़न सेट के पास में रख देंगे तो स्क्रीन है वो उसकी आपकी है ना गुलाबी नीले कलर की हो जाती है, मतलब वो कलर क्या है डिफेक्टिव हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबकीय पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है उसको बदल देते हैं, है ना, इससे इसलिए ऐसा होता है। तो टेलीविज़न सेट जो आपके पुराने अभी फिलहाल के जो आपके एलईडी हैं और जो एलसीडी, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनकी बात बिल्कुल अलग है। यदि आपके पास पिक्चर ट्यूब वाला टेलीविज़न है तो उसके पास में आप कोई है ना चुंबकीय पदार्थ नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो उसकी जो कलर जो चित्र होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो कैथोड किरणों का व्यवहार क्या है ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, ठीक है ना। तो मान के चलो जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, लेकिन जैसे इनके पास में कोई चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र आ जाता है तो जो कैथोड किरणों इनका जो व्यवहार है वो ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान हो जाता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं। जो आपकी जो कैथोड किरणें हैं ये ऋणावेशित कण होती हैं जिन्हें अपन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो कैथोड किरणें होती है क्या होती है ऋणावेशित कण होते हैं, उन्हीं को ही अपन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें जो कैथोड किरणें हैं, है ना, यानी कि जिनको अपन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, के लक्षण कैथोड किरण नलिका के इलेक्ट्रोड के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। उपरोक्त परिणामों से निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं, ठीक है। जो आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं। ये आपका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, या खाली स्थान बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं ये। अब इसके बाद अगली क्लास में अपन है ना इलेक्ट्रॉन का जो आवेश द्रव्यमान अनुपात है यानी कि E/m इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना आवेश होता है, और यहाँ पे ये प्रयोग दिया गया ये चित्र है ना, तो इसके बारे में भी अपन है ना अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद ये आपकी मिल्कन की तेल बूंद विधि भी है, ठीक है ना, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो अपन पढ़ेंगे ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास भी आपकी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है ना। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, है ना। ये चीज़ें आपने नौवीं में पढ़ी है लेकिन नौवीं में आपने शॉर्ट में पढ़ी होंगी, यहाँ पे इनको अपन फुल डिटेल में है ना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके आगे अपन है ना अगली क्लास में पढ़ेंगे, और जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। कि आई होप आपको ये सब चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, ठीक है। यदि इसको और अच्छे तरीके से आपको समझना है तो आपको अगली क्लास है ना देखनी पड़ेगी, है ना। तो अगली क्लास में अपन और ज़्यादा इसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।